Hello, beautiful people. I hope all of you are having a wonderful day. Namaste, India. Welcome back to my channel, Monishi's English Lifestyle. So, here I am with yet another interesting vlog for all of you. So, today I'm gonna talk about how to come to USA. अमेरिका कैसे आते हैं? तो मैं आना ही बोलूँगी यार, क्योंकि मैं तो यहीं पर हूँ। तो जैसे हम हमारे 20s में होते हैं, लेट 20s में होते हैं, या फिर हम हमारे अर्ली 30s में होते हैं, और हम किसी से सुनते हैं कि हमारे कोई नेबर अमेरिका रहते हैं, या फिर हमारे कोई रिलेटिव अमेरिका गए हैं, तो कभी हमारे मन में भी आता है यार कि अमेरिका कैसे जाते हैं, क्या करना होता है अमेरिका जाने के लिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि अमेरिका आने के लिए आपको आप किन किन ऑप्शंस से के थ्रू आप अमेरिका आ सकते हैं। तो अमेरिका आने के लिए सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ जॉब करने के लिए आ रहे हैं या फिर यहाँ आप रहने के लिए आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, और कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश में ही बात करते हैं सब लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना मस्ट होता है। तो इंग्लिश पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और तीसरा होता है वीज़ा। तो आज इस ब्लॉग में मैं उन 5 टाइप्स के वीज़ाज़ के बारे में बात करूंगी, जो मेजर टाइप के वीज़ाज़ होते हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनके थ्रू लोग बहुत आते हैं। तो जो पहला वीज़ा होता है वो होता है स्टूडेंट वीज़ा, जिसको हम F1 वीज़ा भी बोलते हैं। तो अगर आप अमेरिका में स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहला वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा, जिस पर आप आ सकते हैं। तो अगर आप अमेरिका में अंडर ग्रेड के लिए आना चाहते हैं, जिसको हम इंडिया में ग्रेजुएशन या फिर बैचलर्स भी बोलते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन को अंडर ग्रेड बोलते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अंडर ग्रेड करना चाहते हैं, बैचलर्स करना चाहते हैं, तो अगर मैं आपको फ़ीस का एक आइडिया दूँ तो उसके लिए आपको $200,000 से लेके $300,000 तक का फ़ीस लगता है। और ये सिर्फ फ़ीस है, इसके अलावा रेगुलर बेसिक खर्चे भी होते हैं। आपके बेसिक एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपका रहना हो गया, खाना हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। और जहाँ मैं ट्रांसपोर्ट बोल रही हूँ उसका मेरा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं है, मेरा मतलब कार से है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता है, तो कार आपको लेनी ही पड़ती है। भले ही आप शेयरिंग में लें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने रूममेट्स के साथ, जो अगर वो आपके ही कॉलेज में अगर स्टडी करते हैं तो आप उनके साथ शेयरिंग में ले सकते हैं, बट कार आपको लेनी पड़ती है। कार इज़ मस्ट हियर, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कार, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो कार ही चाहिए आपको। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे अगर आप रहेंगे तो जहां आपको 40 मिनट्स लगेंगे ना, वहां पे आपको 2-3 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, और मे बी मोर देन दैट। सो एक तो ये हो गया आपका स्टूडेंट वीज़ा। दूसरा होता है आपका वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के वीज़ाज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप के वर्क वीज़ा के बारे में बात करूँगी। पहला वाला है H1B, जिस पर मोस्टली लोग आते हैं। तो H1B पर जो लोग आते हैं वो हाई स्किल्ड प्रोफेशनलस होते हैं, और उनमें से एक IT है जो कि मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो H1B पर आते हैं वो IT में काम करते हैं। तो जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो ना, तो उनकी ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज़ में भी होती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसकी ब्रांच अमेरिका में है और आप यहाँ आना चाहते हैं, तो और आपको या तो आप अपने HR से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, उनको अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि आप ऑन शोर आना चाहते हैं। IT में एक टर्म होती है ऑन शोर। तो जैसे आप क्लाइंट साइट पे आते हैं, क्लाइंट साइट पे आके काम करते हैं, जैसे ट्रांसफ़र लेके आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, तो उसको ऑन शोर बोलते हैं। तो इस तरह आप आ सकते हैं। और एक दूसरा वीज़ा होता है L1 वीज़ा। वो भी वर्क वीज़ा ही होता है।
और दोनों का ड्यूरेशन मोर और लेस सेम ही होता है। जो H1B वीज़ा होता है उसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 इयर्स होता है। एक बार में 3 इयर्स का वीज़ा लगता है, उसके बाद 3 इयर्स का एक्सटेंशन होता है, ऐसे होता है। और जो L1 वीज़ा होता है वो भी 5 to 7 इयर्स का ही ड्यूरेशन उसका होता है। लेकिन दोनों ही वर्क वीज़ा हैं, लेकिन यहाँ दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। एक्चुअली 2 डिफरेंसेस हैं। जो H1B वीज़ा है उसमें आप अपने स्पाउस को ला सकते हो, आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं अगर आप मैरिड हो तो, और आप अपने डिपेंडेंट बच्चों को भी ला सकते हो जो लेस देन 21 ईयर्स ओल्ड हैं, आप उनको ला सकते हो। वो आपके डिपेंडेंट आते हैं और उनका वीज़ा कैटेगरी H4 होता है। तो H4 वीज़ा डिपेंडेंट के लिए होता है, वाइफ के लिए या फिर हस्बैंड के लिए, और डिपेंडेंट बच्चों के लिए जो कि एडल्ट्स नहीं हैं, जिनकी एज लेस देन 21 ईयर्स है बच्चों की। तो इसमें अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ आ रहे हैं तो वो आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ आकर रह सकते हैं आपके स्पाउस, लेकिन वो जॉब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप अपना जॉब एक ड्यूरेशन के बाद चेंज कर सकते हो, आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। लेकिन जो L1 वाले लोग होते हैं वो L1 वीज़ा पर आते हैं, जो उनके जो स्पाउस का वीज़ा लगता है वो L2 उसकी कैटेगरी होती है। वो उस पर उनके स्पाउस L2 वीज़ा पर जॉब कर सकते हैं, वो साथ में ही अपना वर्क ऑथराइजेशन लेकर आ सकते हैं। अगर आप L1 वीज़ा पर आ रहे हैं तो आप अपने स्पाउस का वर्क ऑथराइजेशन साथ में ही लेकर आ सकते हैं और आपके स्पाउस यहाँ पर आने के बाद जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप L1 वीज़ा पर आ रहे हैं तो आप अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते, आपको सेम एम्प्लॉयर के लिए ही काम करना पड़ेगा। जब तक आप L1 वीज़ा पर रहेंगे आपको सेम एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो दोनों वीज़ाज़ के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे हर किसी चीज़ के होते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ऐसे ही दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन जो H1B वीज़ा वाले होते हैं उनके स्पाउस अगर साथ में आते हैं तो वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आपका ग्रीन कार्ड फाइल नहीं हो जाए, आपका I-140 अप्रूव नहीं हो जाए और उनका वर्क ऑथराइजेशन नहीं आ जाए, उनका EAD नहीं आ जाए। EAD एक डॉक्यूमेंट होता है जो जब आपका ग्रीन कार्ड फाइल हो जाता है उसके बाद आपका I-140 अप्रूव होता है और उसके बाद आपके स्पाउस का वर्क EAD आता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो वर्क ऑथराइजेशन होता है, जिसके बाद ही आपके स्पाउस यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो कि H4 पर हैं। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, पर दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो ये तो हो गया वर्क वीज़ा। और तीसरा वीज़ा होता है B1 वीज़ा, जो कि शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रिप्स के लिए होता है। जैसे आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, या फिर किसी शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आते हैं, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशन के लिए आते हैं, तो उसके लिए B1 वीज़ा होता है। और एक होता है जो फोर्थ टाइप का वीज़ा है वो है B2 वीज़ा। B2 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होता है, जिसमें आप वेकेशन के लिए आ सकते हो, या फिर अगर आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है, आपके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आप उनको मिलने आना चाहते हो तो आप B2 वीज़ा पर आते हो, B2 वीज़ा लेकर आते हो, टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हो। और उसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 मंथ्स होती है। एक बार में आप मैक्सिमम 6 मंथ्स रह सकते हैं। आपको अगर आप चाहते हो तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अप्रूव होगा कि नहीं होगा और कितनी ड्यूरेशन के लिए होगा। बट उसकी लिमिट मैक्सिमम 6 मंथ्स होती है B2 वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की। और जो फिफ्थ टाइप का वीज़ा होता है वो होता है EB5, जो कि इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम होता है। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है अगर आप इंडिया में बहुत वेल ऑफ हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको बस आपको अमेरिका जाना है यार, किसी तरह आपको अमेरिका में बसना है, इंडिया आपको रास नहीं आ रहा है अब, तो वो उनके लिए होता है। जो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, जिनके पास बहुत बहुत सारा पैसा है, उनको ही नहीं मालूम कितना पैसा है, क्योंकि इस कैटेगरी में आपको $800,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है यहाँ पे किसी बिजनेस में। और आपको यहाँ के US के जो सिटीजन्स हैं ना, उनके लिए 10 जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ती हैं।
तभी आप उस वीज़ा पर आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पर आते हैं। आपका ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है इसमें। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको $800,000 इन्वेस्ट करने होते हैं और आपको 10 US सिटीजन्स के लिए जॉब्स भी क्रिएट करनी होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इंडिया में बहुत बड़े बाप की औलाद हैं, आपके पास बहुत बहुत पैसा है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। इट्स एन ईज़ी वे फॉर यू। तो चलिए, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको ये सब वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में बताया है। मैं बहुत डिटेल में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी वीज़ा के बारे में या फिर और किसी वीज़ा कैटेगरी के बारे में जानना है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आज के व्लॉग में बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट शेयर करिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप लोग व्लॉग वॉच करते हो और बस निकल जाते हो, ना ही आप लाइक करने की ज़रूरत समझते हो, ना ही आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। तो क्या हो रहा है ना, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ। लोग बस रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, लोगों को शायद पता नहीं क्या लग रहा है। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते इंडिया।